Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series। बात करेंगे आज के another important 10 क्वेश्चंस की जो आपको हेल्प करेंगे आपके CUET के इकोनॉमिक्स एग्जाम एंड आपके बोर्ड एग्जाम दोनों में। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चन इज which of the following was or were the reasons for initiation of economic reforms in India? तो इन चारों में से कौन सा वो रीजन है जिसके कारण हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंडिया में इनिशिएट करना पड़ा? तो हाई फिस्कल डेफिसिट, गल्फ क्राइसिस, ह्यूज लॉस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और ऑल ऑफ दीज। हाई फिस्कल डेफिसिट, यस, ये रीजन था क्योंकि फिस्कल डेफिसिट यानी कि जो गवर्नमेंट का बजट था वो अनबैलेंस्ड था, गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा थे, रिसीट्स कम थे, तो उसको माउंट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की इंडिया में जरूरत थी। ओके, तो क्या हमें इसको आंसर को सही बोल देना चाहिए? नो, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज भी एक ऑप्शन है, तो हमें एक बार सारे ऑप्शंस देख लेने चाहिए। गल्फ क्राइसिस, यस, ये भी एक रीजन था, एक ग्लोबल लेवल रीजन था जिसके कारण इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट था और हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत थी। ह्यूज लॉस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो थे वो भी अनबैलेंस थे, डेफिसिट में थे, तो इसीलिए हमें इन तीनों रीजंस के कारण इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इनिशिएट करना पड़ा। इसी कारण द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, दिस इज राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, IMF stands for International Monetary Foundation, no. Internal Monetary Fund, no. International Monetary Fund, yes. International Money Foundation, no. The right answer is C option. Okay, question number 3. The origin of the dash crisis can be traced from the inefficient management of the Indian economy in 1980s. तो कौन सा वो क्राइसिस था जिसके कारण हमने देखा कि इंडिया के अंदर, हम देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है, हमारी इंडियन इकोनॉमी की इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है, और इसी मिसमैनेजमेंट के कारण हम किस क्राइसिस से निकल रहे हैं? तो कौन सा क्राइसिस है? तो देखिए, जहां वर्ड आ गया इंडियन इकोनॉमी, तो ये हमें इंडिकेट करता है फाइनेंशियल क्राइसिस को इंडिकेट करता है, नॉट सोशल, नॉट पॉलिटिकल, नॉट कल्चरल। राइट आंसर इज C option. In dash, India met with an economic crisis relating to its external debt. एक्सटर्नल डेट की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर रहे हैं, तो वो किसकी बात हो रही है? इन 1991। तभी तो हमें रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी इकोनॉमी के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash was not the principal cause responsible for introduction of economic reforms in India. हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा इन चारों में से कारण नहीं था, एक मेन कॉज नहीं था, एक प्रिंसिपल कॉज नहीं था जो हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने के लिए मोटिवेट करे। तो कौन सा वो कारण नहीं था, जरा देखें। माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट, ये एक कारण था, हम फिस्कल डेफिसिट को माउंट करना चाहते थे, इसीलिए हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेके आए। गल्फ क्राइसिस भी एक रीजन था, क्योंकि गल्फ क्राइसिस के कारण हमें इंडिया की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत थी। सरप्लस इन बीओपी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि बीओपी सरप्लस कब होगा? जब हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट्स से ज्यादा होंगे, यानी कि जब हमारी रिसीट्स हमारी पेमेंट से ज्यादा होगी तब सरप्लस होगा। पर ये तो अच्छी बात है, ये तो एक फेवरेबल कंडीशन है किसी भी इकोनॉमी के लिए, ये कोई क्राइसिस या ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर ये डेफिसिट में होता, जो कि था, वो डेफिसिट में ही था, तब हमें रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ती। सरप्लस के टाइम पे हमें रिफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में नॉट पूछा गया है, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रक्चर मेजर्स वर इंटेंडेड टू, हम इंडिया के स्ट्रक्चर में चेंजेस लेके आते हैं, हम इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमी बनाते हैं, ग्लोबलाइज करते हैं, ओपन इकोनॉमी कन्वर्ट करते हैं, पर ये सारे मेजर्स हम क्यों ले रहे हैं? हमारा इंटेंशन क्या है, किस तरफ जाना है हमें? टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी, हम इकोनॉमी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम अपनी इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करना चाहते हैं, हम अपना फॉरेन एक्सचेंज सफिशिएंट मेंटेन करना चाहते हैं, या बोथ ए एंड बी? ओके, इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी, यस, हम अपनी इकोनॉमी को एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, हम अपनी इकोनॉमी की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम स्ट्रक्चर मेजर्स लेके आते हैं। सेकेंड,
इंक्रीजेस इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, यस हम इंडिया को कॉम्पिटिटिव करना चाहते हैं, हम इंडिया को दुनिया के साथ compete करवाना चाहते हैं, उसका कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए हम इंडिया की इकोनॉमी में स्ट्रक्चर मेजर्स लेके आते हैं। क्लियर? तो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन। स्टेबलाइजेशन मेजर्स वर इंटेंडेड टू करेक्ट, हम इंडिया में स्टेबलाइजेशन मेजर्स क्यों लेके आते हैं, क्या करेक्ट करना चाहते हैं? तो देखिए, टू करेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, टू करेक्ट इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस, टू करेक्ट डिप्लीटिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, या ऑल ऑफ दीज। हम अपना जो डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जब हमारे इंपोर्ट्स की पेमेंट ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स की रिसीट्स कम, हम उसको बैलेंस करना चाहते हैं। यस, ये सही ऑप्शन है। इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस, क्योंकि यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है तो हमें सारे ऑप्शंस देखने होंगे। इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस को हम करेक्ट करना चाहते हैं, इकोनॉमी को स्टेबल करना चाहते हैं, प्राइसेस को स्टेबल करना चाहते हैं, इसीलिए हम स्टेबलाइजेशन मेजर्स लेके आते हैं। डिप्लीटिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो घटते हुए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, फॉरेक्स रिजर्व्स है, उनको हम मैनेज करना चाहते हैं, उनको बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए हम स्टेबलाइजेशन मेजर्स को अडॉप्ट करते हैं। राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। तो ये जो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सीयूईटी के एस्पेक्ट से भी और आपके बोर्ड्स के भी एस्पेक्ट से। तो इसके अलावा अगर आप और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in 91 India received about dash as loan from World Bank and IMF। तो कितना था वो था $7 billion। तो $2 billion, $9 billion, $7 billion, 5, तो हमारा आंसर इज बी ऑप्शन, $7 billion। क्वेश्चन नंबर 249, when expenditure is more than income the government borrows to finance the dash from banks। देखिए, जब हम कोई बजट बनाते हैं, पहली बात तो व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेड रिसीट्स या एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करे उसे हम गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। अब गवर्नमेंट बजट टू टाइप्स, इसके अंदर दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं बजट रिसीट्स, एक होते हैं बजट एक्सपेंडिचर्स। इसीलिए जो गवर्नमेंट बजट है ये दो तरीके का हो सकता है, या तो बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड में क्या होगा, जो बजट रिसीट्स होंगी वो बजट एक्सपेंडिचर्स के इक्वल होंगी, पर जब बजट रिसीट्स बजट एक्सपेंडिचर्स के इक्वल नहीं होंगी तो दो केस बनेंगे, बजट रिसीट्स या तो बजट एक्सपेंडिचर से ज्यादा होंगे या फिर बजट रिसीट्स बजट एक्सपेंडिचर से कम होंगे। जब ये ज्यादा होंगे उसे हम बोलते हैं सरप्लस, जब ये कम होंगे उसे हम बोलते हैं डेफिसिट। तो देखिए, when expenditure is more than income, यानी income is less than expenditure, income is less than expenditure, तो ये होता है deficit। तो when expenditure is more than income, the government borrows to finance the deficit from the banks। ऑप्शन देखते हैं, surplus, credit, deficit, debit। तो right answer is deficit। The last question of today's video is, yes, the government initiated a variety of policies which fall under the three heads। तो variety of policies कौन सी हैं जो three heads में cover होती हैं? तो देखिए, गवर्नमेंट बजट के हमारी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, तो हमारी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उसको हम, उसकी सारी पॉलिसीज को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, LPG। L मीन्स लिबरलाइजेशन, P मीन्स प्राइवेटाइजेशन, G मीन्स ग्लोबलाइजेशन। जहाँ लिबरलाइजेशन का मीनिंग होगा कि कुछ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस को या तो थोड़ा लिफ्ट कर दिया जाए या थोड़ा लाइट कर दिया जाए। क्लियर? सेकंड, प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेस की जो ऑनरशिप है उसको प्राइवेट हैंड्स को ट्रांसफर कर दिया जाए। ग्लोबलाइजेशन में हम अपनी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी बनाते हैं, अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करते हैं दुनिया की बाकी इकोनॉमीज के साथ। तो ये 3 मेन मेजर्स थे। तो एक बार ऑप्शंस देखते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये सही ऑप्शन है। लिबरलाइजेशन प्रोटेक्शन ग्लोबलाइजेशन, नो। लिबरलाइजेशन परफॉर्मेंस ग्रोथ, नो। लाइसेंस परमिट ग्लोबलाइजेशन, नो। द राइट आंसर इज ए ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर ऐसे ही क्वेश्चंस की आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।